नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे कौन सी इमारत है इसका नाम तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हर शहर में ऐसी एक न एक इमारत ज़रूर होती है जिसे सरकार प्रचारित करती है, जनता की नज़र में भी जो बहुत पॉपुलर होती है। हमेशा जहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, सरकार को जहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन हर शहर में ऐसी भी एक न एक इमारत ज़रूर होती है जिसको इतिहास में जितना मूल्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। आज हम आपको आगरा की कुछ ऐसी ही इमारतों की सैर करवाएंगे जिनको इतिहास में उतना मूल्य नहीं मिला जितना उनका मूल्य वाकई में है। न सरकार की नज़र में और ना ही जनता की नज़र में ऐसी जगहों की कोई इज्जत है। ये जगह धूल फांक रही हैं, इनको इनका सही हक नहीं मिला है। भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से यहाँ आगरा आए और एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस शहर को चुना। ये दौर वो दौर था जब असेंबली बम और उसकी तमाम सारी योजनाएं चल रही थी। ये योजनाएं आगरा शहर में अंजाम दिए जाने वाली थी और ये योजना लगातार भगत सिंह और उनके साथियों के दिमाग में चल रही थी। जब भगत सिंह अपने उस निर्वासन के दौर से गुज़र रहे थे तो उनके दिमाग में दो बड़े नाम थे, एक तो कानपुर और दूसरा आगरा। और इसमें आगरा इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आगरा बहुत स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बड़ी गतिविधियों का केंद्र था। पर आगरा में रहने के लिए एक स्टूडेंट के तरीके से ये ज़रूरत थी कि वो किसी न किसी महाविद्यालय के छात्र हों। सेंट जॉन्स कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में वो छद्म नाम से, छद्म परिचय पत्र के साथ यहाँ रहने लगे और रहने की जुगाड़ जो की उनके कई सारे स्थानीय मित्रों ने की। राजामंडी स्टेशन से कुछ दूर एक जगह है नूरी दरवाज़ा। नूरी दरवाजे में एक कमरा ढूंढा गया जहाँ पर वो और उनके साथी स्टूडेंट की तरह से रहने लगे। खाने पीने की जुगाड़ नीचे रहने वाले हलवाई ने की और किताबों की जुगाड़ उनके कानपुर सहारनपुर से आने वाले साथियों ने। इतनी सारी व्यवस्था के बावजूद भी बहुत दिनों तक उनका वहाँ रहना संभव नहीं था। तो उन्होंने हींग की मंडी में भी एक जगह को तलाशा और वहाँ रहने की कोशिश की, पर वो जगह बहुत दिनों तक वो रह नहीं पाए। वापस नूरी दरवाज़ा वो उनको आना पड़ा। यही वो जगह थी जहाँ पर असेंबली बम बनाने की योजना बनी। यही वो जगह थी जहाँ पर भगत सिंह ने बहुत सारी किताबों को पढ़ा। यही वो जगह थी जहाँ पर भगत सिंह भारत की बदलती आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी सोच रहे थे। भगत सिंह की डायरी में कई जगह उल्लेख है और चमन लाल जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक भगत सिंह के ऐतिहासिक दस्तावेज, उसमें इन दोनों जगहों का जिक्र है। जहाँ सिटी स्टेशन पर वो पहली बार उतरे और पहली धर्मशाला जहाँ पर वो रहे, उस जगह की कुछ उस फाइल में जहाँ पर उनकी आमद लिखी हुई है, वो कब से कब तक रहे और उसके बाद फिर दोबारा जब भगत सिंह आए तो नूरी दरवाजे में कितने समय तक रहे, ये भी उसमें दर्ज है। मुकदमे की तारीखें दर्ज हैं, कई सारे ऐसे ऐतिहासिक तिथियां दर्ज है जिसमें भगत सिंह के आगरा प्रवास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आगरा एक ऐतिहासिक स्थल होने के साथ साथ उस दौर का एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता केंद्र भी था जहाँ पर राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन लाल गुप्त करुणेश और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो भगत सिंह के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। महावीर प्रसाद यहीं पास में ही एक गांव के एक साथी थे। यहाँ रहते हुए भगत सिंह को बहुत सारी सहायताएं प्राप्त हुई। राधा मोहन गोकुल जी जो उनको यथा समय सहयोग प्रदान करते थे, चाहे वो हथियारा को हो या किताबों का। राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन लाल गुप्त करुणेश और तमाम साथी उनकी सहायता करते ही थे। यहीं नीचे सीढ़ियों से उतरते ही एक हलवाई था जो उनको दूध पिलाया करता था और कहते हैं जब भगत सिंह मुकदमे में पकड़े गए तो उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। भगत सिंह और उनके साथी इन्हीं कमरों में रहा करते थे। आगरा
के दौरों के दौरान जब उनको ये लगा कि ये सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, तो उन्होंने बम बनाने की योजना बनाई, असेंबली में फेंका जाने वाला बम। ये बम बटुकेश्वर दत्त और भगवती शरण बोहरा जैसे साथियों के साथ बनाया गया और पूरी योजना के साथ अपने काम को अंजाम दिया गया। ये दौर वो दौर था जब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप पर दिया जाने वाला ज्ञान, पर जज्बा था तो सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने का जज्बा था। तो इस देश की आने वाली जवानी को ये बताना कि कैसे आदमी होने के नाते आदमियत होने के फ़र्ज़ को निभाया जाए। इन बंद दरवाज़ों के पीछे वो सारी कहानियाँ दर्ज हैं जो आज हम आज़ादी के सांस के साथ ले रहे हैं। ये दरवाजे उस दौर की कहानी भी कहते हैं जब किसी एक धर्म विशेष, किसी एक जाति विशेष और किसी भी एक विचार विशेष को संदर्भ लेकर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी। लड़ाई लड़ी जाती थी आदमी के एक समान होने के लिए। लड़ाई लड़ी जाती थी आज़ादी की उस कसम के लिए जो इस देश को, और न केवल देश को, पूरी दुनिया को ये बताने के लिए कि कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं कर सकता। ये रास्ते न जाने कितनी दूर गलियों में जाकर खुलते थे और ना ही उस ज़िंदगी पर पूरे होते थे जो ज़िंदगी उस दौर में उन्होंने जी और देश के लिए कुर्बान की। ये कुर्बानी आज कितना याद है, कितनी सरकारों को याद है और कितने युवाओं को याद है, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 23 साल का वो युवा इतना ज़रूर जानता था कि उसके मरने के 100 साल बाद भी, और 100 साल क्या, कई 100 सालों बाद भी लोग उसे याद करेंगे और उसकी बात को हमेशा याद रखेंगे। चाहे सरकारें भुलाना चाहें, चाहे जनता भुला दे, पर वो शानदार विचार कभी नहीं भुलाए जा सकते जिन्हें भगत सिंह ने अपने जहन में उतारा था। उन्हीं के लफ्ज़ों में अगर कहें तो हवाओं में रहेगी मेरे ख़याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख़याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फ़ानी, रहे रहे ना रहे।